हेलो बच्चों, माई एग्ज़ाम्स डॉट AI चैनल पर आपका स्वागत है। और जेई मेंस सेशन 2 की शॉर्ट वीडियोस के इसी सीरीज़ में मैं लेके आया हूँ तीसरा टॉपिक। इससे पहले हम 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं। टॉपिक थे हमारे, सबसे पहला टॉपिक आयनेशन एनर्जी और सेकंड टॉपिक था हमारा मैग्नेटिक नेचर, जिसमें हमने पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा। तीसरा टॉपिक है हमारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का सब टॉपिक सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन। इस टॉपिक में बेसिकली क्या है कि कई बार कुछ कंपाउंड होते हैं जिनका नेचर होता है कोवलेंट, लेकिन जब उनका फेज चेंज किया जाता है, फेज चेंज करने पर उनका नेचर चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल PCl5 है। PCl5 अगर मैं गैसियस फेज में बात करूं तो वो कोवलेंट मॉलिक्यूल है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। लेकिन अगर मैंने उसी PCl5 का फेज चेंज करके सॉलिड स्टेट ले लिया तो सॉलिड स्टेट में वही PCl5 आयनिक की तरह बिहेव करने लगता है। तो हमें ये पता करना है कि अगर कहीं पर किसी कंपाउंड का फेज चेंज हुआ है, इस तरह का अगर कोई बदलाव वहां पे देखने को मिल रहा है, तो उस केस में उसके आयंस क्या होंगे, उन आयंस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है यहाँ पर वो उस कंपाउंड के आयनों को याद करना है कि भाई इस कंपाउंड का क्या आयन होगा। तो उसी को हम देखेंगे, उसी को हम सीखेंगे कि कैसे उसको इजीली मेमोराइज किया जा सकता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले टॉपिक PCl5 से। तो बच्चों यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है आपके पास PCl5। अगर मैंने इस कंपाउंड को सॉलिड स्टेट में लिया है तो सॉलिड स्टेट में ये कंपाउंड आयनिक की तरह बिहेव करता है। और अगर ये कंपाउंड आयनिक है तो उस केस में इसके आयंस क्या होंगे वो देखिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपली एक सराउंडिंग एटम कम करना है, एक सराउंडिंग एटम बढ़ाना है। जब सराउंडिंग एटम आप बढ़ा रहे होंगे तो उस केस में जो आयन बनेगा उस पर नेगेटिव चार्ज, और जब आपने एक सराउंडिंग एटम कम किया है तो उस केस में उस पर लगाना है आपको एक पॉजिटिव चार्ज। सिंपल, ये बात दिमाग में रखनी है। तो मैंने साहब एक PCl5 में से एक क्लोरीन कम किया, PCl4+ बन गया, और मैंने इसमें एक क्लोरीन ऐड कर दिया तो आपके पास आयन आ गया PCl6 नेगेटिव। आयन मिलने के बाद इनका हाइब्रिडेशन पता करना बड़ा आसान काम है। अब यहाँ एक डाउट ये आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कंपाउंड ने अपना फेज चेंज करने पर नेचर चेंज कर लिया। यानी PCl5 है, गैस फेज में अगर बात करें कोवलेंट था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री थी, लेकिन सॉलिड स्टेट में बन गया आयनिक। तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा कंपाउंड ऐसे फेज चेंज करने पर अपना नेचर चेंज करेगा। तो बच्चों वहाँ क्वेश्चन में एक टर्म मेंशन होती है जो आपको बताएगी कि इस कंपाउंड का नेचर चेंज हुआ है। आपको वहाँ लिखा हुआ मिलेगा कि भाई इस कंपाउंड के एनाइनिक पार्ट का, इस कंपाउंड के कैटायनिक पार्ट का, या आपको बोलेगा कि इस कंपाउंड के सॉलिड स्टेट में कैटायन या एनायन। तो जैसे ही कंपाउंड के कैटायन या एनायन वर्ड की बात हो रही होगी, आपको दिमाग में लाना है सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है वो इसी PCl5 के जैसा ही है, दैट इज PBr5, और ये भी सॉलिड फेज में आयनिक की तरह बिहेव करता है। इसके अगर आयंस की हम बात करें, सिमिलर तरीके से इसके आयन हमको बनाने हैं। आयन होगा PBr4+ एंड एनायन होना चाहिए PBr6-। लेकिन बच्चों एक बात दिमाग में रखिए कि कुछ आयंस ऐसे होते हैं जो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से नहीं बनते। Br- का साइज इतना लार्ज है कि फॉस्फोरस 6 लार्ज साइज ब्रोमीन एटम्स को होल्ड नहीं कर सकता। इसलिए एनायन इस बार होगा Br-। एक और खास बात यहाँ पर यह है कि जो आपने कैटायन एनायन बनाए हैं उनको आप ऐड करके उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला चेक करिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका वही आना चाहिए जो आपने कंपाउंड लिया है। जैसे ऊपर अगर मैं दोनों आयनों को ऐड कर दूं तो उसका फॉर्मूला आएगा P2Cl10, और P2Cl10 का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, PCl5, तो मैच कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर जो आपने कैटायन एनायन बनाए हैं उनको ऐड करेंगे आप PBr5, यानी हमने आयन जो हैं वो सही से सोचे हैं। तीसरा मैं मॉलिक्यूल ले रहा हूं इसी फैमिली का Pi5 सॉलिड। बच्चों सॉलिड स्टेट में ये आयनिक की तरह बिहेव करता है, और सिमिलर इसके जो आयंस हैं वो भी बन जाएंगे Pi4+ एंड I-। यहाँ सोचने वाली बात है कि जब PBr6- का एग्जिस्टेंस नहीं है तो फिर Pi6 का एग्जिस्टेंस तो नहीं हो सकता। तो Pi6 नहीं बनता है, ध्यान रखने वाली बात यह है Pi6-। इसी कैटेगरी में मैं अगला मॉलिक्यूल यहां पर ले रहा हूं, दैट इज Cl2O6।
सॉलिड। बच्चों अगर Cl2O6 सॉलिड मैंने लिया है तो इस बार यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि मेरे पास सेंट्रल एटम है 2, तो मैं क्या करूंगा, जब कोई डाइमेरिक यूनिट होगी जहां 2 सेंट्रल एटम है वहां पर उसको 2 से डिवाइड करके उसकी मोनोमेरिक यूनिट को पता करूंगा। तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने पर इसकी मोनोमेरिक यूनिट मुझे मिली ClO3। तो अब इस ClO3 में क्या करेंगे, वही काम, एक सराउंडिंग एटम कम करना है, एक सराउंडिंग एटम बढ़ा देना है। तो आपको Cl2O3 में एक सराउंडिंग एटम कम कर देना है, उस पर लगा देना है पॉजिटिव, और एक सराउंडिंग एटम आपको बढ़ा देना है, उस पर लगा देना है नेगेटिव। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं जो आयन मैंने सोचा है वो सही है कि गलत है। आप दोनों को ऐड करेंगे Cl2 और ऑक्सीजन हो जाएंगे 6, मतलब वही है। तो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला वही मिलने वाला है यहाँ पर कंपाउंड का, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है इसी कैटेगरी में वो है N2O5 सॉलिड। सिमिलर पैटर्न है, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 यूनिट है मेरे पास इसलिए, तो हम इसकी मोनोमेरिक यूनिट लेके आएंगे। मोनोमेरिक यूनिट रहेगी NO2। अब इस NO2 में भी यही काम करना है, एक ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम जो है उसको कम करेंगे, एक को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आपने एक ऑक्सीजन को कम किया ये बन गया NO+, आपने जैसे ही एक सराउंडिंग एटम को इंक्रीज किया ये बन गया NO3-। आप दोनों को ऐड करेंगे N2O4, यानी कि मैंने जो आयन सोचा है वो सही है। तो ये सिंपल सा एक शॉर्ट मेथड है जिसके थ्रू आप सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आगे कुछ और मॉलिक्यूल लेके इसको ख़त्म करता हूँ टॉपिक को। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मॉलिक्यूल है अपने पास I2Cl6 लिक्विड। बच्चों ध्यान रखना है, आयोडीन वाले जो कंपाउंड है वो लिक्विड फेज में अपना नेचर चेंज करेंगे। सॉलिड फेज में ये आयनिक नहीं है, लिक्विड फेज में ये आयनिक है। तो I2Cl6 लिक्विड, तरीका वही है, वापस आप एक सराउंडिंग एटम जो है वो बढ़ाएंगे, एक सराउंडिंग एटम कम करेंगे, लेकिन मोनोमेरिक यूनिट में, क्योंकि यूनिट मेरे पास 2 हैं। तो ICl3 में आपने जैसे ही एक सराउंडिंग एटम को कम किया ये बन गया ICl2+, और एक सराउंडिंग एटम जैसे ही आपने बढ़ाया ये बन गया ICl4-। नाउ नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज N2O5, सॉलिड फेज में ये भी आयनिक होता है। अब यहाँ पर देखिए मुझे कोई ऐसी मोनोमेरिक यूनिट तो मिलने वाली नहीं है, मैं इसको लिख सकता हूँ NO2 + NO3 का कॉम्बिनेशन। तो जहाँ सराउंडिंग एटम आपको कम दिख रहे हैं उस पर आप लगाइए प्लस, और जहाँ आपको सराउंडिंग एटम ज़्यादा मिल रहे हैं उसको आप लिखिए माइनस। तो यहाँ पर यह तरीका है सोचने का N2O5 सॉलिड के लिए। सिमिलरली एक मॉलिक्यूल है आपके पास में XeF6, सॉलिड फेज में XeF6 आयनिक होता है, ध्यान रखेंगे। गैस फेज में इसका ज्योमेट्री आपको याद होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो आपको दिमाग में रखना है सॉलिड फेज में ये कंपाउंड आयनिक है, तो सोचने का तरीका वही है, वापस एक सराउंडिंग एटम कम कर दिया, एक सराउंडिंग एटम आपने बढ़ा दिया, यानी एनायन बनना चाहिए XeF7-। लेकिन ये एनायन बच्चों इस कैटायन के साथ में स्टेबल नहीं है। लार्ज कैटायंस आर स्टेबल विद लार्ज एनायन एंड स्मॉल कैटायंस आर स्टेबल विद स्मॉल एनायंस। तो कई बार किसी मॉलिक्यूल में ऐसा होगा कि एक कैटायन अगर स्मॉल है तो उसके साथ में लार्ज एनायन नहीं बन पाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्वेश्चन में कि XeF7- एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल करता है। कुछ कैटायंस जिनका साइज लार्ज है उनके साथ ये एनायन एग्जिस्ट करता है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ ऐसा ही, Rb + XeF7- बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। तो साइज ऑफ कैटायन अगर लार्ज है तो उस केस में XeF7- एग्जिस्ट करेगा, बट यहाँ XeF6 में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना है। तो इस केस में एनायन वापस से क्या होगा हमारे पास F-। तो ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है जहां आपको ये एग्जांपल दिमाग में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। नाउ नेक्स्ट अपने पास में जो मॉलिक्यूल है वो है I2 लिक्विड। बच्चों अगर आयोडीन लिक्विड फेज में है, ध्यान कैसे रखना है कि I2Cl6 भी लिक्विड फेज में आयनिक है, और आयोडीन खूब मॉलिक्यूल जो है वो भी लिक्विड फेज में क्या है, आयनिक। सॉलिड फेज में I2Cl6 कोवलेंट है। सिमिलरली सॉलिड फेज में आयोडीन जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, आयनिक सॉलिड नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो आयोडीन लिक्विड है, यहां पर क्या करेंगे बच्चों, यहां पर आप जैसे ही मोनोमेरिक यूनिट लाएंगे वो है I। अब इंडिविजुअल I एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है।
तो अब क्या करेंगे आप यहाँ पर एक बार प्लस लगाएंगे एक बार माइनस, आपके दिमाग में आएगा कि आई प्लस लगा दें और आई माइनस लगा दें। अब यहाँ भी दिक्कत, अगर आपने आई प्लस बना दिया तो आई प्लस का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, फिर इसका ऑक्टेट पूरा कैसे हो। तो दोनों में क्या करना है आपको, एक आयोडीन मॉलिक्यूल यहाँ ऐड करना है, एक आयोडीन मॉलिक्यूल आई माइनस में ऐड करना है। तो आपके पास कैटायन और एनायन दोनों आ जाएंगे। तो आपके पास कैटायन होगा I3 प्लस और एनायन होगा I3 माइनस। I प्लस इंडिविजुअल कैटायन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसके लिए उसको स्टेबलाइज करने के लिए मैंने क्या किया, एक I2 मॉलिक्यूल से एक लॉन पेयर I प्लस को डोनेट कर दिया, मॉलिक्यूल बन गया हमारे पास में I3 प्लस। अब जैसे ही मैंने I प्लस में I2 ऐड किया, मुझे सिमिलरली I माइनस में भी I2 ऐड करना पड़ा, आयन बना दिया I3 माइनस। तो बच्चों ये सिंपल सा छोटा सा एक टॉपिक है, जिस टॉपिक में आपको ये सिलेक्टेड इतने से एग्जाम्पल याद करने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लिख लिख के आप प्रैक्टिस करेंगे, ये याद हो जाएंगे आपको, क्योंकि कई कंपाउंड्स में शॉर्ट मेथड काम कर रहा है इसलिए। तो मेरी तरफ से इस टॉपिक में इतना ही, थैंक यू। और भी ऐसे टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, कई सारे टॉपिकों की ऐसी सीरीज में और रिक्वायरमेंट आती रहेगी। आप लोग जैसे जैसे कमेंट में कहते रहेंगे कि भाई हमें ये टॉपिक चाहिए, वैसे ही टॉपिक का वीडियो तुरंत अपलोड होता रहेगा। तो अपने कमेंट बॉक्स में जाके वो टॉपिक आप लिखेंगे जिन जिन टॉपिक की रिक्वायरमेंट आपको है। थैंक यू।